नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस उत्कर्ष इंग्लिश में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। अभी रिसेंटली यूएसए ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पास किया है, जिसमें यूएसए ने कहा है कि तिब्बत को चाइना के साथ मिलकर रहना है या उसे खुद अपनी एक कंट्री जैसे कि वो मानता है उसे बनानी है। ये राइट टू सेल्फ डिटरमाइन उसके पास होना चाहिए। चाइना इस बात से खुश नहीं है। इस पूरे विषय के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यूएस डेलीगेशन अभी रिसेंटली 14 दलाई लामा से मिलने आए थे मैक्लोडगंज, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। और दलाई लामा यहाँ से अपनी सरकार चलाते हैं, जिसको हम गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहते हैं। ठीक है, अब ये डेलीगेशन काफ़ी हाईली एम्पावर्ड डेलीगेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं नैन्सी पेलोसी भी इसमें है, इनसे ये मिलने आया था, जिसकी वजह से चाइना काफ़ी अर्क्ड है। रिसेंटली चाइना ने कहा था आपको रिजॉल्व तिब्बत एक्ट नहीं पास करना चाहिए था, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्वेश्चन और उठ गया है कि ये पर्टिकुलर इशू जो चल रहा है चाइना और यूएसए के बीच में तिब्बत को लेके, अब ये ताइवान तक भी जाएगा, क्योंकि ताइवान के बारे में ऑलरेडी चाइना से खुश नहीं है यूएसए। अब यहाँ पे तिब्बत से भी इनकी एक फिर से एक नई जंग शुरू हो गई है। इसके बारे में बात करते हैं। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैव रिसेंटली पास्ड रिजॉल्व तिब्बत एक्ट। अब इसमें इस एक्ट का एक की प्रोविज़न है कि तिब्बत को पूरी आज़ादी है कि ये अपने आप को सेल्फ डिटरमाइन करे। सेल्फ डिटरमाइन का मतलब है खुद से डिसाइड करे कि इसको चाइना के साथ रहना है या इसको अलग रहना है। क्योंकि यहाँ पे तिब्बतन्स बोलते हैं कि हमारा क्या हो रहा है, चाइना यहाँ पे पूरी तरह से कल्चरल जेनोसाइड कर रहा है। कल्चरल जेनोसाइड यानी कि इनके तिब्बतन बुद्धिज़्म के पूरे कल्चर को ख़त्म कर रहा है। अब तिब्बतन बुद्धिज़्म के एक हेड मॉन्क हैं, इनका नाम है दलाई लामा। नाम एज इन इनका जो टाइटल है वो दलाई लामा का है, और जो टाइटल दलाई लामा का है वो क्या है, 14th दलाई लामा है। ये इंस्टीट्यूशन है। दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन होता है जिनको ये उपाधि दी जाती है। इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा बहुत पुराना नहीं है, अभी तक हमारे पास 14 दलाई लामाज ही हैं। अभी 14th दलाई लामा का रिसेंटली 89th बर्थडे भी होने वाला है, यानी कि एक टाइम आ चुका है कि जब नए दलाई लामा को बनाना होगा। इनको दलाई लामा तब बनाया गया था जब ये बिल्कुल बहुत ही छोटे थे, 5 साल के थे। इनका हाँ, दलाई लामा यहाँ पे चुने नहीं जाते, ये फाइंड आउट होते। दलाई लामास को चुना नहीं जाता कि ये बच्चा दलाई लामा बनेगा, वो बच्चा दलाई लामा होगा, ऐसा नहीं होता है। दलाई लामा को फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड आउट एज इन, जिसमें आपको मिलके बताना होगा कि कुछ बच्चों में कुछ ऐसी खूबियाँ दिख सकती हैं कि वो स्पिरिचुअली बहुत अपलिफ्टेड हो। अब उनसे क्वेश्चनेयर करके कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चंस बचपन में पूछे जाते हैं, उसमें अगर उन्होंने सही जवाब दिया तो, या फिर परफेक्ट जवाब दिया कि आप प्रीवियस जन्म में क्या थे या फिर आप क्या थे, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दलाई लामा की खोज कर सकते हो। ठीक है, तो दलाई लामा एक इंस्टीट्यूशन है। 5 साल की उम्र में इनको दलाई लामा के लिए ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई थी, और ये 15 साल की उम्र में इनको थ्रोन पर बिठा दिया गया था। मतलब 15 साल के जब थे तब से दलाई लामा है। अब नया दलाई लामा कौन चुनेगा, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड ही चाइना और तिब्बत के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं। नाउ यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि ये बीजिंग यानी कि चाइना को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि सक्सेशन ऑफ दलाई लामा में बिल्कुल टांग अड़ाएं, क्योंकि तिब्बतन बुद्धिज़्म के हेड होते हैं दलाई लामा। और तिब्बतन बुद्धिज़्म में अगर आप हेड को ही ऐसे लोग को चुनने में दे दोगे जो लोग खुद दलाई लामा के इंस्टीट्यूशन को ही ख़त्म करना चाहते हैं, वो करप्ट हो सकता है सिस्टम। प्लस कल्चरली यहाँ तिब्बतन बुद्धिस्ट को ये बात पसंद नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे बीजिंग को मना किया कि आप कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। डेलीगेशन ने एक फर्म यूएस पोजीशन ऑन तिब्बत एक्सप्रेस की है। उन्होंने कहा है कि चाइनाज क्लेम ऑफ हैविंग एंशिएंट लिंक्स विद तिब्बत को रिडिकुलस बताया गया है। मतलब यहाँ पे चाइना का क्लेम ऑफ हैविंग एंशिएंट लिंक्स विद तिब्बत इज़ रिडिकुलस, क्योंकि चाइना कहता है कि युआन डायनेस्टी जब थी चाइना में, तब से युआन डायनेस्टी का पार्ट बना था तिब्बत। ये चाइना कहता है, और तिब्बत कहता है हम कभी भी युआन डायनेस्टी का पार्ट थे ही नहीं, हम अलग से एक कंट्री थे। ठीक है, फिर उसके बाद बीजिंग यहाँ पे किस तरह से तिब्बतन कल्चर ख़त्म करना चाह रहा है। बीजिंग यहाँ से कम्युनिटीज़ को भगा रहा है और दूसरी जगह रिलोकेट कर रहा है। कह रहा है कि यहाँ पे हम डेवलपमेंटल काम कर रहे हैं, इस वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ये तिब्बतन बुद्धिज़्म को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। चाइना ने कहा है कि हम अपनी सॉवरेंटी बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इन्होंने जो बाइडेन से बात की थी, कहा था कि प्लीज़ आप रिजॉल्व तिब्बत एक्ट मत पास करिएगा। दलाई लामा इंडिया में क्यों आए? 1959 में वो अपने 80,000 फॉलोअर्स के साथ क्यों इंडिया में आए? क्योंकि जब तिब्बत को एनेक्स किया गया, इन्वेड किया गया चाइना के द्वारा, तो वहाँ पे बहुत व्यापक तौर से कल्चर ख़त्म करने की कोशिश की, नेशनलिज्म ख़त्म करने की कोशिश की। उसी से बचने के लिए दलाई लामा इंडिया आए थे। तो ये चाइना के एनेक्सेशन
चाइना के एनेक्सेशन और इन्वेजन की वजह से है। और ये इन्वेजन है कैसे हमें पता, क्योंकि इंडिया ने एक नोट निकाला था, नोट भेजा था चाइना को 1950 में कि अब आपने तो इन्वेट कर ही दिया है और आपने इनसे 17 पॉइंट अग्रीमेंट साइन कराई है। इंडिया ने कहा है ये आपने जो ये 17 पॉइंट अग्रीमेंट साइन कराई है ये मानित इसलिए नहीं है क्योंकि तिब्बत असल में ये ड्यूरेस में साइन कर रहा है, ड्यूरेस यानी कि स्ट्रेस में साइन कर रहा है। और स्ट्रेस में अगर आप किसी भी इंसान से, किसी भी कंट्री से कोई भी चीज़ आप साइन कराओगे, ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड अबाउट इट। नाउ दैट इज़ वाई रिजॉल्व तिब्बत एक्ट अभी जो रिसेंटली पास हुआ है, दोनों हाउसेज ऑफ द यूएस कांग्रेस ने कहा है, मतलब उन्होंने साफ साफ बता दिया तिब्बत को हम आपका हिस्सा मानते ही नहीं हैं। और यहाँ पे सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात कही गई है कि फ्यूचर ऑफ द तिब्बत पीपल शुड बी सिक्योर्ड, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा तिब्बतन लोगों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तिब्बत एक अलग से कंट्री हुई करती थी, पर 1950s में तिब्बत को एनेक्स कर लिया गया चाइना के द्वारा। अब एज यू कैन सी अक्साई चीन का एरिया, ठीक है, फिर ये पर्टिकुलर एरिया इंडिया का तिब्बत के थ्रू चाइना के साथ बॉर्डर साझा कर रहा है। अगर तिब्बत को हमेशा कंट्रोल में रखना है चाइना को, तो उसको ऑफ कोर्स इंडिया से उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि तभी तो ये इंडिया के इतने जोन को परेशान कर रहा है। अगर तिब्बतन नेशनलिज्म ख़त्म करना है तो तिब्बतन नेशनलिज्म ख़त्म करने के लिए पर्टिकुलरली इस एरिया को बफर जोन बना के सेफगार्ड करना होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इंडिया की टेरिटरी में इसका उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इंडिया की टेरिटरी के थ्रू तिब्बत का इंटरेस्ट है, यानी कि इसको वो बफर जोन की तरह बनाना चाह रहा है। तिब्बत नेशनलिज्म मारने के लिए तिब्बतन्स को ये दिखाना चाह रहा है कि हम अगर इंडिया को बुली कर सकते हैं, इतना एरिया छुड़ा सकते हैं, तो आपको हमेशा हमारे अंतर्गत रखना पड़ेगा। तिब्बतन नेशनलिज्म जहाँ जहाँ भी एक्टिव है उसको तोड़ने के लिए इसको भारत की टेरिटरी चाहिए। इंडिया अगर उस समय कड़क आवाज़ उठा देता कि हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, हम एक्सेप्ट अगर नहीं करते कि ये तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना है, तो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन का एरिया इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होता। 1962 की वॉर में हमने देखा चाइना ने तिब्बत को एनेक्स करने के बाद ही हमको परेशान करना शुरू किया था। तो दैट इज़ वाई इंडिया शुड बी वेरी केयरफुल। और इंडिया ने अभी रिसेंटली क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश का नाम हमेशा चाइना बदलता रहता है, कुछ जगहों का नाम बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को चाइना कहता है कि ये साउथ तिब्बत है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्या कहता है कि ये साउथ तिब्बत का एरिया है, जो कि इंडिया बोलता है हमारी सॉवरेंटी के खिलाफ है, क्योंकि साउथ तिब्बत नहीं है भैया, ये साफ साफ अरुणाचल प्रदेश है। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि तिब्बत के बहुत सारे 30 जगहों के नाम बदल दिए। तो ये क्या था, ये नैरेटिव की लड़ाई चल रही है। इसको कार्टोग्राफिक वॉरफेयर भी कहते हैं। कार्टोग्राफिक वॉरफेयर यानी कि मैप के थ्रू एक दूसरे के नरेशन से लड़ाई करना, तो इसको कार्टोग्राफिक वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें इंडिया भी रिसेंट में इंगेज हुआ है। देयर आफ्टर तिब्बत की खुद की एक यूनिक कल्चर है, यूनिक लैंग्वेज है। एक क्वार्टर जो हिस्सा है चाइना का, वो तिब्बत का मतलब चाइना की जो पूरी टेरिटरी का एक क्वार्टर हिस्सा है वो चाइना तिब्बत के थ्रू ले रहा है। देयर आफ्टर ये कितना फैला हुआ है, 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा एक हिस्सा है। साथ ही तिब्बतन प्लेटो पे लोकेटेड है, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्लेटो है। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना कहता है कि हमारे पास तिब्बत तब से है जब मंगोल लेड युआन डायनेस्टी काम कर रही है, मतलब उसके अंतर्गत आता था। 1951 में तिब्बतन लीडर्स को एक 17 पॉइंट अग्रीमेंट साइन कराई गई। इसमें बोला गया कि तिब्बत को पूरी तरह से ऑटोनॉमी मिलेगी। ऑटोनॉमी मतलब वो अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को फुल्ली फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बुद्धिस्ट रिलीजन का रिस्पेक्ट भी करेगा। कौन? चाइना। इसके अलावा ये सारे इस्टेब्लिशमेंट जो चाइनीज़ सिविल और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वो लासा में बनाएगा। मतलब अगर आपने ये सारा बना लिया तो आप कंट्रोल तो एक्चुअली आप करोगे ना। इसके अलावा अभी भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी है, वो मैं आपको बताऊंगी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पे इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने 1950 में एक नोट लिखा था, साफ साफ बात की थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इन्वेजन किया है तिब्बत का, और ये कहा है कि यहाँ पे पीसफुल नेगोशिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपने 17 पॉइंट अग्रीमेंट साइन कराई है वो बिल्कुल भी उन्होंने अपने मन से नहीं की है। बेसिस क्या है तिब्बत चाइना कॉन्फ्लिक्ट का? फिलहाल इस समय क्या बेसिस है कि जो 14th दलाई लामा हैं वो अपनी गवर्नमेंट क्यों चला रहे हैं, जबकि तिब्बत चाइना का है। चाइना इज़ ऑल्सो अपसेट विथ इंडिया,
कि आपने टिबेटन्स को क्यों रिफ्यूज दिया है, आपने दलाई लामा को हमारे खिलाफ भड़काने के लिए दुनिया में रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे चाइना कह रहा है कि इंडिया इनको एक स्ट्रेटेजिक असेट की तरह हेल्प कर रहा है। यूएसए दलाई लामा के थ्रू तिब्बत को एक अलग कंट्री बता रहा है और चाइना ने 2007 में डिक्री नंबर 5 करके एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें चाइना कहता है कि चाइना विल चूज द नेक्स्ट दलाई लामा, विल चूज द 15th दलाई लामा। अब चाइना क्यों चूज करेगा दलाई लामा? जब आप टिबेटन बुद्धिज्म को जानते ही नहीं हो तो आप क्या जानोगे कि दलाई लामा नेक्स्ट कहाँ से आएगा? तो अब यहाँ पे यही पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो दलाई लामा के आसपास घिरा हुआ है। टिबेटन्स शुरू में तो इंडिपेंडेंस चाहते थे, पर अभी यहाँ पे दलाई लामा की जब से एग्जाइल गवर्नमेंट चल रही है तब से ये कह रहे हैं हम मिडिल वे अप्रोच पे आते हैं। मिडिल वे अप्रोच क्या होता है? मिडिल वे अप्रोच का मतलब है कि हम यहाँ पे एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि हम चलो ठीक है आपसे अलग नहीं होते, बट आप हमें पीसफुली एग्जिस्ट करने दीजिए। 1959 में दलाई लामा अपने बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ यहाँ असाइलम लेने आए, रिफ्यूज लेने आए। दिक्कत तो तब पड़ी जब आप बोलोगे कि इनको गवर्नमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का आया था उसके अंतर्गत दे सकती है, नहीं दे सकती। रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। मतलब रिलीजन के बेसिस पे नहीं दे सकती यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में लिखा है कि अगर आप बांग्लादेश से हैं या आप पाकिस्तान से हैं, अगर आप बांग्लादेश से हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं या आप अफ़गानिस्तान से हैं और आप हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी 1 2 3 4 5 6 इन 6 रिलीजन्स में से एक में से हैं, तो आपको हम रिलीजन के आधार पे सिटीजनशिप दे देंगे। अब दिक्कत यह है कि ये सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए है, तिब्बत को तो कंट्री बताया ही नहीं गया है इसमें। तो यहाँ पे इसी वजह से रिलीजन के बेसिस पे ये नहीं ले सकते। जो दलाई लामा यहाँ से सरकार चला रहे हैं इसका नाम है सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसको याद रखिएगा, इसका नाम है सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार चल रही है। फिलहाल तो यहाँ पे अगर 1959 जब एनेक्स कर लिया गया था तिब्बत को, जिसके बाद ही वॉर 1962 की हुई है, यहाँ पे नो स्पीच है टिबेटन्स को। रिलीजन भी वो खुल के नहीं फॉलो कर सकते, यहाँ पे प्रेस भी नहीं चला सकते, प्रेस एज एन मीडिया। और फिर आर्बिट्रेरी यहाँ पे डिटेनमेंट्स भी होते रहते, लोगों को पकड़ में जेल में डाल दिया जाता है। फोर्स्ड अबॉर्शन लोगों का कराया जा रहा है, स्टरलाइजेशन कराया जा रहा है टिबेटन वुमेन का कि यहाँ पे बच्चे ना हो, तो अगर बच्चे कम होंगे तो इनका पॉपुलेशन कम होगा तो नेशनलिज्म जगेगा ही नहीं। ट्रांसफ़र ऑफ लो इनकम चाइनीज़ सिटीजन्स यहाँ पे आ रहे हैं जिसकी वजह से टिबेटन का कल्चर ख़राब हो रहा है। जैसे कि जो एथनिक हैन चाइनीज़ क्लैन है, हैंस वही हैं, हैंस एक्चुअली चाइनीज़ क्लैन है जो कि वहाँ जाके टिबेटन्स का पूरा डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे टिबेटन नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता ना बढ़े लोगों के अंदर, राष्ट्र के लिए प्रेम ना रहे, इसलिए ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं। जो अभी के दलाई लामा है इनका नाम है टेंजिंग ग्यात्सो, ये 14 दलाई लामा है और ये बुद्धिज़्म के हेड माने जाते हैं, टिबेटन बुद्धिज़्म। और ये टिबेटन बुद्धिज़्म में जो दलाई लामा बनते हैं ये गेलुक्पा ट्रेडिशन से माना जाता है, गेलुक्पा। ये चीज़ ध्यान रखना है कि दलाई लामा बुद्धिज़्म में बोधिसत्वाज, आपने पढ़ा होगा, बोधिसत्वाज का एक रूप माने जाते हैं। ये वो होते हैं, इनका सिंबल लोटस होता है। इनका नाम बोधिसत्वा इसलिए क्योंकि ये एनलाइटमेंट पा चुके हैं, इनके अंदर एनलाइटनमेंट है, पर ये पृथ्वी पर ही रह जाते हैं ताकि ये लोगों को एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ा सकें। हेल्प पीपल टू अचीव द राइट पाथ, टू अचीव द राइट पाथ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक सिर्फ 14 ही दलाई लामा हुए हैं। 15th दलाई लामा कब आएंगे पता नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे नए दलाई लामा का अपॉइंटमेंट हो जाए, हो सकता है कि यहाँ पे किसी भी तरह से नए दलाई लामा को ढूंढ भी लिया जाए। फर्स्ट और सेकंड दलाई लामा जो थे इनके पास अवे होने के बाद टाइटल दिया गया था।
मतलब पहले दलाई लामा और दूसरे दलाई लामा कौन है हमें नहीं पता, इनको नहीं पता था जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई और वो चले नहीं गए। तो यहाँ पे पॉस्थमसली उनको संभाला गया था। उसके बाद दलाई लामा ये हेड मॉन्क ऑफ टिबेटन बुद्धिज़्म है, ये रिस्पॉन्सिबल है गवर्निंग ऑफ टिबेट के, मतलब इनका गवर्नेंस ऑफ टिबेट में सबसे बड़ा पार्ट यही है। इनका एक्चुअल पैलेस जहाँ से ये गवर्न करेंगे वो पोटला पैलेस है, लासा में है, जो कि कैपिटल ऑफ टिबेट है, बट ये वहाँ पे नहीं रहते हैं। 15 अगर हम बात करें 1950 में अभी तक प्रॉब्लम्स चलती चली आ रही हैं। इनकी एज 15 थी जब इनको पहली बार एंथ्रोन किया गया था, बिठाया गया था थ्रोन पे, और 25 साल की एज तक वो वहाँ थे। उसके बाद ये यहाँ पे चले आए। यहाँ पे दलाई लामा बहुत मतलब कंटेंशियस इशू है फ़िलहाल। टिबेटन लैंग्वेज, कल्चर, आर्ट्स और रिलीजन प्रमोट किया जाता है इन सारी जगहों पे जहाँ पे दलाई लामा ने कॉलोनीज़ बनवाई हैं इंडिया में। इसके अलावा 1989 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि इनका जो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ अप्रोच था वो नॉन वायलेंट रहा है। इसके अलावा दलाई लामा को फाइंड किया जाता है, चूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। मिल जाते हैं बचपन से, कुछ छवि ऐसी बन जाती, कुछ प्रेरणा ऐसी आती कि पता चल जाता है कि ये बच्चा दलाई लामा बनेगा। यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ री इनकारनेशन पे काम करता है, मतलब ये री इनकारनेशन में बुद्धिज़्म, टिबेटन बुद्धिज़्म में माना जाता है कि दलाई लामा बार बार बॉर्न होते रहते हैं। फ़िलहाल जो दलाई लामा है वो कह रहे हैं कि ये बॉर्न नहीं होंगे। जो 14 दलाई लामा हैं वो कह रहे हैं या तो ये बॉर्न नहीं होंगे, और अगर ये बॉर्न होते हैं तो ये ऐसी जगह होंगे बॉर्न जहाँ पे चाइनीज़ रूल नहीं है। इनके पास पूरा एक मतलब इनकी थ्योरी है जो कि सच भी हो सकती है कि हो सकता है एक वुमेन के तौर पे बॉर्न हो। इसके अलावा इनके पास एक और ऑप्शन है, क्योंकि अब एज ख़त्म होने वाली है और धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि दलाई लामा के लिए एक बहुत बड़ा स्क्रैम्बल शुरू हो जाए कि कौन असल में दलाई लामा को चूज़ करेगा। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या हो रहा है, जो 15th दलाई लामा है इनके पास ये ऑप्शन भी है कि किसी को बना के चले जाएं, बट जैसे कि मैंने कहा दलाई लामाज आर फाउंड। अब यहाँ पे माना जा रहा है कि जो पर्सन मिलेगा नेक्स्ट इनके जाने के बाद वो दलाई लामा बनेगा। हाई लामास का ये काम होता है गेलुक्पा ट्रेडिशन की कि उनको तिब्बतन बुद्धिज़्म, तिब्बतन गवर्नमेंट चलाने के लिए दलाई लामा चाहिए। अगर हम बात करें 14th दलाई लामा, जो करंट दलाई लामा है, ये जब 13 दलाई लामा की मृत्यु हो गई थी उसके बाद 4 साल का पीरियड लगा था, 4 साल का टाइम लगा था जब इनको 14th दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो मिला, ठीक है। सो आई होप आपको आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड आई होप आपको आने वाली क्लासेस भी इन्फॉर्मेटिव लगे। थैंक यू सो मच एवरीवन हमसे कनेक्टेड रहने के लिए, और इस क्लास को जितने लोगों के साथ शेयर कर सकें प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।